नई यूनिट सेल 11th में ये 3rd यूनिट है। और अगर हम वेटेज की बात करें और चैप्टर, तो चैप्टर इसमें 3 है। एक सेल चैप्टर है, एक बायोमॉलिक्यूल, एक सेल डिवीजन है। और वेटेज वाइज ये है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सेल के आते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन सेल डिवीजन से आते हैं। तो अगर हम वेटेज देखें तो लगभग 10-12 क्वेश्चन का वेटेज इस यूनिट का है। मतलब यूनिट वाइज अगर हम देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन लगभग हमको यहाँ मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से आते हैं। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में आ रहे हैं। पिछली बार तो 6 क्वेश्चन आ गए थे। जैसा कि अभी स्टार्ट हुई नई चीज़ की, हमेशा जो यूनिट के बाहर ये पैराग्राफ लिखा रहता है, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने पूछ लिया है। तो हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे और उसके बाद ये साइंटिस्ट दिए हैं, सभी यूनिट में पहले दिए रहते हैं। तो यहाँ साइंटिस्ट एक दिए हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेना है, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन साइंटिस्ट वाले पैराग्राफ से आ गया और एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ से। यूनिट की शुरुआत में जो ये लिखा रहता है इसको कोई नहीं पढ़ता था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस बार क्वेश्चन आया तो पढ़ लेना है। तो चलिए हेडिंग डालिए, यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसमें पहले इसके बारे में 2-3 बातें सुन लेते हैं। इसमें ज्यादा नहीं, बस 2 ही 3 क्वेश्चन हैं जो हमको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग साइंटिस्ट पढ़ लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या साइटोलॉजी यूनिट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन में जो दिया है उसको सुन लेते हैं। तो दिया ये है कि यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है या लिविंग प्रोसेस को समझना है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसका अलग अलग तरीका निकाल रखा है। तो बहुत सारी अप्रोच हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फिनोमेना को समझने की। जैसे बेसिकली 2 अप्रोच याद रखना है। एक है फिजिको केमिकल अप्रोच, अभी लिखिएगा नहीं। फिजिको केमिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बायोलॉजी को समझा जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बायोलॉजी को समझा जाए, तो उसी को फिजिको केमिकल अप्रोच कहते हैं। तो क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, और उससे क्या समझेंगे? बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री इस्तेमाल करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल के लेवल पे जाएंगे और एक एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझेंगे तो लिविंग प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। तो जब बायोलॉजी को समझने के लिए मॉलिक्यूल के लेवल पे बात की जाए तो उसी को क्या कहते हैं? फिजिको केमिकल अप्रोच। तो ये वास्तव में मॉलिक्यूलर लेवल पे है। तो यदि मॉलिक्यूलर लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाए या लिविंग फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जाए तो उसको हम लोग फिजिको केमिकल अप्रोच कहते हैं। और अगर ऐसा किया गया तो इसी का नाम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। इसी साल ही आया था कि यदि फिजिको केमिकल अप्रोच को यूज करके बायोलॉजी को समझा जाए या लिविंग प्रोसेस को समझा जाए तो उसको हम कहेंगे क्या? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। लेकिन दूसरी बहुत सारी और भी अप्रोच है, जिसमें एक है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म एज ए होल समझना है। एक एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती हैं। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच वाले लोग कहते हैं
कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एज ए होल आप उसको पूरा एक साथ देखो, उसको टुकड़े टुकड़े में ना देखो। जब एक साथ देखोगे तो कुछ दूसरा नजरिया समझ में आएगा। इसको ऐसे समझे, जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती अलग है। तो वाटर को समझना है तो आप वाटर को देखो, हाइड्रोजन को अलग देखोगे, ऑक्सीजन को अलग देखोगे तो वाटर समझ में नहीं आएगा। ये लोग क्या कहते हैं, एक एक मॉलिक्यूल देखो। ये लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा और उससे नई प्रॉपर्टी निकलेंगी और वही लिविंग फिनोमेना होगा। हमको जज नहीं बनना है, हमको क्वेश्चन सही करना है कि जब ऑर्गेनिज्म एज ए होल देखा जाए, ऑर्गेनिज्म एज ए होल देखा जाए और इंटरेक्शन के बाद इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो, तो इसी को कहते हैं सिस्टम बायोलॉजी। तो बहुत सारी बायोलॉजी है, बहुत सारे अप्रोचेज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने की। पहली अप्रोच है कि या तो आप मॉलिक्यूल के लेवल पर चीजों को समझिए, और दूसरी अप्रोच है नहीं, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को समझिए और उससे जो नई प्रॉपर्टी निकलती है उनको समझिए, तो आपको लिविंग प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बायोलॉजी समझा जाए तो क्या कहोगे, ऑर्गेनिज्म को एज ए होल देखा जाए तो क्या कहोगे, या इंटरेक्शन से समझा जाए तो क्या कहोगे। तो या तो आंसर ये मिलेगा या तो आंसर ये मिलेगा। इतना लिख लीजिए, पैराग्राफ पढ़ लीजिए। चले खोले एनसीईआरटी। इसमें सारी लाइनें अंडरलाइन नहीं करनी है, कुछ लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे पहली लाइन बायोलॉजी क्या है, तो ये स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बहुत सारे तरीके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के। लिविंग फिनोमेना कौन से हैं, तो बेसिकली दो फिनोमेना, एक फिजियोलॉजिकल और एक बिहेवियरल प्रोसेस। जब हम समझने का प्रयास करते हैं, यहां से अंडरलाइन करिए, अगर अंडरस्टैंड करते हैं किसी फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल प्रोसेस की, तो हम लेते हैं क्या, फिजिको केमिकल अप्रोच, और क्या यूज करते हैं, सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट या अंडरस्टैंड। सेल फ्री सिस्टम का मतलब उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सेल के बाहर समझने का प्रयास करेंगे। आप सेल के अंदर थोड़ी जाके समझेंगे, तो सेल फ्री सिस्टम हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ जनरल कहानी लिखी, इसका कोई मतलब नहीं है, कौन कौन सी प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है। ये किस लेवल पर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये वहां समझने का प्रयास करेगा। यहां से अंडरलाइन करो, इसी साल जो आया क्वेश्चन, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी द एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये इसी साल आया था, बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए। फिर साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट के बारे में यहाँ 4-6 लाइनें आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे पूरा नाम जीएन रामचंद्रन है। इन्होंने किस फील्ड में काम किया है, तो फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये फाउंडर है किस स्कूल के, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। इन्होंने डिस्कवरी किया था क्या, हाईलाइट कर लीजिए, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। और इनकी खोज कहाँ पब्लिश हुई थी, नेचर मैगजीन में, कब, 1954। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कन्फर्मेशन को अलाउ किया था, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और इस स्ट्रक्चर को समझाने में क्या यूज किया था, रामचंद्रन प्लॉट। तो ये रामचंद्रन प्लॉट याद रखिएगा, इनके नाम पर है। इनका जन्म 8 अक्टूबर को हुआ। कहाँ हुआ इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इनके पिताजी क्या करते थे इससे फर्क नहीं पड़ता है। अंततः देखो क्या है,
रामचंद्रन ग्रेजुएट किए हैं कब? 1942 में। टॉप रैंकिंग स्टूडेंट मतलब टॉपर रहे हैं, बीएससी किए हैं उस किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। बीएससी किए हैं फिजिक्स में और खोज किए हैं बायोलॉजी में। वेरी गुड। देखो फिर इन्होंने पीएचडी देखो कहाँ से किया है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। कब? और जब ये वहां से पीएचडी कर रहे थे तब इनकी मुलाकात किससे हो गई? लाइनस पॉलिंग। इनका अच्छा काम है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मॉडल दिया था कौन सा? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट। तो जल्दी ना करिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट मॉडल ऑफ प्रोटीन किसका दिया हुआ है, तो रामचंद्रन का दिया हुआ नहीं है, ये किसका है? ये लाइनस पॉलिंग का दिया हुआ। इनका जो ये कहानी थी इससे भी काफी ज्यादा ये क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। स्ट्रक्चर डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन को समझने के लिए इन्होंने इनके द्वारा बताई गई कहानी का क्या किया था, थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। और फिर मर गए कब? 78 साल की एज में, सन 2001 में। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन याद रखना है, किस फील्ड में काम किया था? प्रोटीन के स्ट्रक्चर में काम किया था। क्या दिया था? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। किस प्रोटीन का दिया था? कोलेजन प्रोटीन का दिया था। किस मैगजीन में छपा था? नेचर मैगजीन में छपा था। कब? 1954 में। क्या यूज किया था? रामचंद्रन प्लॉट एक टेक्निक है। ठीक है, फिर ये पीएचडी करने कहाँ गए थे, तो कहोगे कैम्ब्रिज गए थे। पीएचडी कब मिली इनको? 1949 में मिली। वहां इनकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई। उन्होंने क्या किया था? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी आगे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। तो ये क्वेश्चन कुछ है इनके बारे में। अब रियल में चैप्टर यहां से शुरू होता है। तो चैप्टर डालें, चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक काम करिएगा, जो पहले पन्ने थोड़ा सा लिखे वहां जगह छोड़ दीजिएगा। जीएन रामचंद्रन से जुड़े 4-5 क्वेश्चन निकाल के कॉपी में लिख लीजिएगा। तो नए पेज से नया चैप्टर शुरू करिए। मतलब उस जिस पेज पर ये पहला वाला इंट्रोडक्शन लिखे थे, तो 4-6 लाइनें तो खत्म ही हो गई होंगी, उसी में थोड़ा रामचंद्रन के बारे में निकाल के लिख लीजिएगा। ये तो अंडरलाइन करा दें क्या क्या लिखना है, जो सुना है वही सब, कि इन्होंने किस फील्ड में काम किया, कौन सी प्रोटीन थी, कैसा स्ट्रक्चर था, कब पीएचडी किए, कौन मुलाकात हुई, किससे प्रभावित हुई, ये सब तो क्वेश्चन है। अब इनके पिताजी क्या करते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थोड़े है। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा? चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी में हमेशा बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ छपा रहता है, यहाँ भी छपा है। क्या है? इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन वास्तव यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट होती है। तो हेडिंग डालें, चैप्टर डालें और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। देखिए इधर, यदि हम चारों तरफ देखते हैं तो हमको बहुत सारी थिंग्स दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो जब बहुत सारी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं तो हम उसमें से देखते हैं कि कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग। हिंदी में कहेंगे तो कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग को लिविंग बना देती है, या ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है और लिविंग में पाई जाती है। तो थिंग्स दो कैटेगरी की हो गई, कौन सी? एक हो गई लिविंग थिंग्स और एक हो गई
नॉन लिविंग थिंग्स, इन्हीं को कहते हैं एनिमेट, इन्हीं को कहते हैं एनिमेट और इनको कहते हैं इनएनिमेट। इसका मतलब क्या है? एनिमेट का मतलब जिसमें जान हो और इनएनिमेट का मतलब जिसमें जान ना हो। तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन जो मेन अंतर है वो ये है, इनमें प्रेजेंस ऑफ सेल है और इनमें एब्सेंस ऑफ सेल है। जैसे ये मार्कर प्लास्टिक का बना है तो इसमें सेल नहीं है, तो कन्फर्म ये क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जिसमें सेल होगा वो लिविंग हो सकता है। जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी में तो सेल है लेकिन लकड़ी क्या है? नॉन लिविंग। क्यों? तो सिर्फ सेल होने से कोई लिविंग नहीं हो जाता है। सेल होनी चाहिए ये पहली शर्त है, लेकिन सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होनी चाहिए ये दूसरी शर्त है। तो लिविंग की कुल 3 प्रॉपर्टी हैं। लिविंग की पहली प्रॉपर्टी है सेल, सेल का होना, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का होना और कॉन्शियसनेस होना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पांस देना, स्टिमुलस आएगा उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यदि सेल है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म है और उसके बाद उस कॉन्शियसनेस भी है, तो वो लिविंग। जैसे ये नॉन लिविंग है, क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं। तो जब सेल ही नहीं तो आगे की हम चर्चा नहीं करेंगे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस की। लेकिन अगर मान लीजिए डस्टर है, मार्कर है और वो वुड का बना है, तो अगर वुड है तो सेल तो है लेकिन फिर भी नॉन लिविंग है। क्यों? सेल में क्या नहीं हो रही है? मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है और कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई भी चीज मिल जाए जिसमें पूरी की पूरी सेल ना हो तो वो निश्चित ही किस में चली जाएगी? नॉन लिविंग। तो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, एनीथिंग, अभी लिखिए नहीं केवल सुनिएगा, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसका मतलब है नॉट इंडिपेंडेंट लिविंग, ये लिविंग नहीं हो सकता। इतना लिखो जरा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग को लिविंग बनाती है? तो आंसर देंगे सेल। सेल होना पहली शर्त है। हाँ, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना एक शर्त है और कॉन्शियसनेस होना एक और शर्त है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेल क्या है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है लिखते चलें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा सवाल है कि सेल पाई जाएगी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सवाल यह कि जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाएगी तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि कितनी सेल होंगी। तो या तो एक सेल होगी और या तो एक से ज्यादा होगी। तो हो सकता है कि क्या हो, सिंगल सेल हो और हो सकता क्या हो, मेनी सेल। अगर सिंगल सेल है तो नाम क्या पड़ेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर ढेर सारी सेल हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इतनी तो बिल्कुल क्लियर बात है कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग में
सेल जरूर पाई जाएगी। सेल की संख्या क्या हो सकती है भाई, या तो एक संख्या होगी या तो एक से ज्यादा होगी। एक होगी तो यूनिसेलुलर कहोगे और एक से ज्यादा होगी तो मल्टीसेलुलर कहोगे। बस यहाँ एक बेसिक अंतर आ गया, जरा देखो। जैसे मान लेते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एक सेल का बना है, तो अगर ये एक सेल का बना है तो जीवित रहने के लिए जितने भी एक्टिविटीज होंगी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो सब की सब यहाँ होंगी। इसी एक सेल को डाइजेशन करना है, उसी को रेस्पायरेशन, उसी को सर्कुलेशन, उसी को एक्सक्रीशन, सारे उसी को रिप्रोडक्शन, तो सारे फंक्शन ये स्वयं करेगी, तभी ये अकेली सेल जिंदा रह सकती है। अब हम लोगों में आ जाओ, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल हैं बॉडी में, लेकिन किसी एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। जैसे ब्लड की सेल को बॉडी के बाहर निकाला मर जाएगी, क्यों? वो दूसरे पर भी डिपेंडेंट है। लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, सारी सेल मिलजुल के काम कर रही हैं। ब्रेन की सेल अपना काम कर रही है, किडनी की सेल अपना काम कर रही है। क्या किडनी की सेल निकाल के बाहर कर दी जाए तो जिंदा रहेगी? नहीं जिंदा रहेगी, क्यों? वो ऑक्सीजन के लिए लंग्स की सेल पर डिपेंडेंट है। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वहां काम का बंटवारा होता है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। और अगर यूनिसेलुलर है तो काम का कोई बंटवारा नहीं, एक ही सेल क्या करेगी? सारे काम करेगी। तो जब सारे काम कर लेगी तो अकेले जिंदा भी तो रह लेगी। इसी नाते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास बात है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सेल मिलेगा और ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जबकि यहां क्या मिलेगा? यहां डिवीजन का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का क्या होगा? बंटवारा होगा। किसमें? मल्टी सेलुलर में। और यहां बंटवारा नहीं होगा। इसी नाते हमारे शरीर में किसी एक सेल का इंडिपेंडेंट अस्तित्व संभव नहीं है, इनके में संभव है। लिख लीजिए। दो तीन साइंटिस्ट के बारे में यहां कुछ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। यहां तक हो गया सबका? तो चलिए पहले साइंटिस्ट का नाम लिखिए, रॉबर्ट हुक, सन 1665। ज्यादा पुरानी बात है, 1665 है। सन 1665 में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्हीं के काम के नाते इनको कहा जाता है, लिखते चलेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? सेल को। सेल की खोज किसने की? इन्होंने ही की। इवन इन्होंने ही गेव टर्म सेल, जो आप सेल बोल रहे हो वो भी किसका दिया हुआ है? इन्हीं का दिया हुआ है। इसी नाते इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये टर्म सेल कहां से लाए थे? तो फ्रॉम लैटिन, एक लैटिन का शब्द है सेला, उसी से क्या बना दिए थे? सेल बना दिए थे। तो सेल की डिस्कवरी की, सेल का टर्म दिया। कैसे डिस्कवर किया था? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? तो थिन सेक्शन लिए थे। किसके? बॉटल कार्क। पहले जो कांच की बोतल होती थी उसका जो ढक्कन होता था वो लकड़ी का होता था, उसी को बॉटल कार्क कहते थे। और उसके बहुत पतले पतले सेक्शन काटे और फिर एग्जामिन किए। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इनकी अपनी बनाई हुई थी। सन 1665 की बात हो रही है। अच्छी माइक्रोस्कोप थी नहीं, स्वयं बनाए लेंस ऊपर नीचे लगा के किसी तरीके से।
और जब इन्होंने एग्जामिन किया तो इनको क्या दिखाई पड़ा, तो इनको ऐसा स्पेस दिखाई पड़ा, ऐसे इनको हालो स्पेस दिखाई पड़े, इस टाइप के क्या दिखाई पड़े, हालो स्पेस। और हालो स्पेस का मतलब ही क्या होता है, सेला होता है, सेलुली होता है। तो हालो स्पेस के लिए जो टर्म है सेलुली है, और वहीं से इन्होंने क्या कहा कि ये सेल है। तो सेल की खोज के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट या पूरे ऑब्जर्वेशन को पब्लिश किया था। एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जो छपी थी सन 1665, और वही साल माना जाता है सेल की क्या, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी कब किए, सन 1665 में किए। तो रॉबर्ट हुक के बारे में ये 3-4 क्वेश्चन है, क्लास 6-7 में आपको पढ़ाया जाता होगा। एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन लिख लीजिए कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की खोज इन्होंने की, सेल शब्द इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया था, बॉटल कार के पतले पतले सेक्शन काटे, माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, तो वैसा कुछ दिखाई पड़ा, हालो स्पेस को सेलुली कहा, और वहीं से बाद में क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ये सारी कहानी एक किताब में छपी, उसका नाम माइक्रोग्राफिया। कब छपी, सन 1665। तो वही साल माना गया डिस्कवरी ऑफ सेल। साइंटिस्ट बदले, कहानी बदली, यहां तक लिख लिया। क्वेश्चन पूछेगा सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो इन्होंने ही देखा। सेल को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने ही देखा। लेकिन जिंदा सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो एंटोन वान लीवेनहॉक। ये ध्यान रखिएगा, सेल किसने देखा और जिंदा सेल मतलब लाइव सेल को किसने सबसे पहली बार देखा, तो ये अंतर है। लिख लिया बेटा, यहां तक बढ़े। तो दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और सन है 1674। इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहली बार फर्स्टली सा एंड डिस्क्राइब, सबसे पहले देखा भी और डिस्क्राइब, बस किसको, तो ये याद रखिएगा, लाइव सेल। अगर कहीं क्वेश्चन ये मिल जाए फर्स्टली सा सेल, तो आंसर क्या देंगे, तो रॉबर्ट हुक देंगे। फिर साइंटिस्ट बदल गए, आ गए रॉबर्ट ब्राउन। सन है 1831। इन्होंने 2 काम किए, डिस्कवर किया क्या, न्यूक्लियस, और इन्होंने ही नाम दिया है, नेम न्यूक्लियस। तो आज जो न्यूक्लियस बोल रहे हो वो किनका दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन का। सन 1665 तो बहुत पुरानी बात हो गई, 1674 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसी पास का मसला है। लेकिन यहां से यहां आने में बहुत टाइम लग गया। 1674 से 1831 कितने साल हैं, अरे घटा लो, हैं? अगर पूरा 200 जोड़ोगे तो 1874 पहुंच जाओगे, तो 200 से कम ही है, 150 साल।
लेकिन तब भी बहुत बड़ा टाइम है। तो ध्यान से सुनिएगा, सेल की खोज होने के बाद न्यूक्लियस की खोज होने में 150 से ज्यादा साल लग गए। इसका मतलब क्यों इतना टाइम लग गया? क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं थी। वो तो रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई, अपना देखे, फिर माइक्रोस्कोप तोड़ के फेंक दिए, कोई जानने ना पाए क्या देखा था हमने, अकेले हम ही देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप अच्छी थी नहीं, अगर माइक्रोस्कोप अच्छी रही होती तो इतना टाइम थोड़े लगता। तो फिर अंततः क्या हुआ होगा? तो इन्वेंशन हुआ किसका? माइक्रोस्कोप। और फिर ये इंप्रूव करके इंप्रूवमेंट हुआ और बन गई क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई तो फिर दिव्य दृष्टि मिल गई, फिर एक एक ऑर्गेनेल ध्यान से स्पष्ट दिखाई पड़ा। तो इसी के बाद क्या पता चला? स्ट्रक्चरल डिटेल। सेल की खोज होने और न्यूक्लियस की खोज होने में 150 साल से ज्यादा का समय लगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप बढ़िया नहीं थी, फिर बढ़िया माइक्रोस्कोप हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, फिर क्या है, फिर सारी चीजें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। तो सेल का स्ट्रक्चरल डिटेल दुनिया के सामने कब आया? तो कहोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद आया। अब एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हेडिंग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद दिखाई पड़ा? तो आंसर देंगे राइबोसोम। इतना छोटा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद दिख ही नहीं रहा था, लाइट में कहां दिखाई पड़ेगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद कई बड़े बड़े काम हुए, उसी में राइबोसोम की भी खोज हुई है। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इसी चैप्टर में। तो सुनिए, अगर साइंटिस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो या तो वो इस चैप्टर से आएगा, यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हैं, और नहीं तो फिर आप मॉलिक्यूलर बेसिस में जाएंगे, वहां बहुत सारे मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी साइंटिस्ट बहुत सारे दिए हैं। तो या तो वहां साइंटिस्ट हैं या तो यहाँ साइंटिस्ट हैं। और 10 साइंटिस्ट वो दिए हैं, कौन से? जो हर यूनिट के पहले दिए हुए हैं। चलो इसको अंडरलाइन कर लो। कह रहा है जब आप चारों तरफ देखते हैं, क्यों देखोगे? देखने का आदत है। यू सी, क्या? लिविंग और नॉन लिविंग थी। तो आपको आश्चर्य होगा और आप अपने आप से पूछोगे, क्या ऐसी कौन सी चीज है जो बनाती है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग? या ऐसी कौन सी चीज है जो इनएनिमेट में नहीं पाई जाती है और किसमें पाई जाती है? लिविंग में होती है। तो आंसर मिलेगा क्या? तो आंसर मिलेगा ये, प्रेजेंस किसका? बेसिक यूनिट, जिसका नाम क्या है? सेल। किसमें? ऑल लिविंग। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेंगे? सेल। कुछ में क्या होगा? सिंगल सेल। तो क्या कहोगे? यूनिसेलुलर। और बाकी में क्या मिलेगा? ढेर सारी सेल। तो क्या कहोगे? मल्टी सेलुलर। बस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की विशेषता, इसको टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पहली विशेषता ये है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसकी जो सेल है वो अकेली जीवित रह सकती है। और क्यों? क्योंकि परफॉर्म करेगी ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसी नाते अगर ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्या हो, लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो डज नॉट इंश्योर क्या? इंडिपेंडेंट लिविंग। वो इंडिपेंडेंट लिविंग हो नहीं सकती है। इसी नाते कहा जाता है कि सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आए एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले देखा और क्या किया? डिस्क्राइब किया। किसको? लाइव। लाइव लिखा होगा तभी इनका नाम लेना, अगर सिर्फ सेल लिखा होगा तो नाम बदल देना, क्या? रॉबर्ट हुक कर देना। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया न्यूक्लियस। फिर इन्वेंशन लिखा है, देखो लेटर, बाद में डिस्कवर किया। ये कितना बाद है? ये कितना बाद है? तो आंसर देंगे 150 से साल ज्यादा बाद है, तो काफी ज्यादा बाद है।
इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि हुआ क्या, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, और फिर ये इंप्रूव करके क्या बन गया, तभी पता चला क्या, ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। क्लियर है यहां तक? अब मेन हेडिंग डालें सेल थ्योरी, यहां से सवाल मिलेंगे। सेल थ्योरी, अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। पहले तो रटने वाले सवाल। अगर क्वेश्चन मिलेगा हाइपोथेसिस, ऑफ सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया, तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे स्वान। ठीक है, लेकिन जरा सा चेंज कर देगा, फार्मूलेट सेल थ्योरी, तो आंसर बदल जाएगा। जैसे फार्मूलेट कहोगे तब दो नाम आ जाएंगे, स्लाइडेन एंड स्वान हो जाएंगे। फिर जरा चेंज करेगा, मॉडिफाई मॉडिफाई हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी, तो आंसर क्या देंगे? या क्वेश्चन मिलेगा फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, तो इन्हीं का नाम देंगे। ईयर अगर कहा जाएगा तो अकेले इनका नाम लिखना तो 1839, दोनों लोगों का नाम लिखना तो 1838 और 39, और ये 1855। इतना लिखो पहले। अब एक एक साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे, लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। पहले साइंटिस्ट क्या, ईयर है सन 1838, साइंटिस्ट का नाम है मैथियास स्लाइडेन। कौन है? जर्मन बोटेनिस्ट। अब बोटेनिस्ट है तो अंडरस्टूड है कि किसका एग्जामिनेशन करेंगे या किसकी स्टडी करेंगे, तो प्लांट की। अभी लिखिएगा नहीं, इन्होंने एग्जामिन किए प्लांट्स की, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कहा इन्होंने कि जो प्लांट की बॉडी है उसमें बहुत टाइप की सेल पाई जाती हैं, और वही जब सेल मिलती हैं तो बहुत टाइप के टिश्यू बनते हैं। तो इनका कंक्लूजन ये है कि जो प्लांट बॉडी है कंपोज्ड ऑफ, अभी लिखिए नहीं, सुनिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और उसी से क्या बनेंगे, ढेर सारे प्लांट के टिश्यू बनेंगे। तो प्लांट बॉडी में बहुत सारी सेल पाई जाती है और उन्हीं सेल से कई प्रकार के टिश्यू प्लांट में बनते हैं।
ये किसका ऑब्जर्वेशन है? मैथियास स्लाइडेन का। दूसरे साइंटिस्ट एनसीईआरटी में लिखा लगभग उसी समय, जैसे 38 का दिसंबर हो और 39 की जनवरी हो, तो ईयर तो बदला है लेकिन समय आसी पास का है। तो 1839 साइंटिस्ट बदल गए। क्या नाम है? थियोडोर स्वान। कौन है? तो जर्मन। इन्होंने अभी जल्दी ही अपने देश की नागरिकता बदली है। पिछले 20-25 साल से ये ब्रिटेन में रह रहे थे। अभी इसी साल इन्होंने अपने देश की नागरिकता बदली और कहाँ चले गए? जर्मनी। हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर 1839 में ये काम कर रहे थे तो 1890 तक मर भी गए होंगे, तो 2025 में नागरिकता कैसे बदल लिए? सोचने वाली बात है। या तो पहले ही बदल लिए होते, अभी कैसे बदल लिए हैं? अभी तो एनसीईआरटी वाले ही जानते होंगे कि इनके परिवार से या तो इनका परिवार चला गया होगा जर्मनी, तो पता क्यों कि अच्छा तुम लोग जर्मनी आ गए हो, चलो अब से चेंज करते हैं। क्या लिखते हैं? जर्मन जूलॉजिस्ट। काफी दिनों से यहाँ क्या लिखा था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अभी इसी साल क्या कर दिए हैं? जर्मन। कहो सब्जेक्ट नहीं बदला। हाँ, जब पहले वहां थे तो क्या कर रहे थे? जूलॉजिस्ट थे। जर्मनी आए तो बोटेनिस्ट हो गए। ऐसा नहीं किया, चलो खैर बच गए। तो इसका मतलब पहले हम लोग गलत पढ़ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, पहले सही पढ़ रहे थे, अब गलत पढ़ना शुरू किया है। भाई जब इनको पता ही नहीं कि जर्मनी में रहते थे कि ब्रिटेन में रहते थे, मतलब ऐसा भी तो नहीं अगल बॉर्डर हो भाई, मतलब चूक गए भाई, हो सकता है इधर चले गए मान लो दूसरे देश में, हैं? ऐसा भी तो नहीं है। मतलब कहाँ इतनी दूर दूर रह रहे हैं, एक कहाँ ब्रिटेन है, कहाँ जर्मनी है। एनसीईआरटी जैसी किताब लिखी जा रही है और इनको तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि जर्मनी में फिट करना है कि ब्रिटेन में फिट करना है। तो अभी कहाँ फिट कर दिया है? जर्मनी में। अभी वहीं स्थायी हैं। देखो इनका पता कब बदले। अब जूलॉजिस्ट हैं तो क्या करेंगे? तो स्टडी करेंगे। किसकी? किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स की। और जब एनिमल्स की स्टडी किया तो इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल होती है उसमें पाई जाती है थिन आउटर लेयर। लोगों ने पूछा ये क्या है? अभी लिखो नहीं, सुन लो, लिखने का टाइम देंगे। थिन आउटर लेयर का क्या है? तो कहा हमें पता नहीं क्या है, लेकिन पतली लेयर है। आज इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वापस आइए। तो इनके दिमाग में एक बात चल रही है क्या कि क्या वो पतली लेयर प्लांट सेल में भी पाई जाती है? मैंने कहा लाओ एग्जामिन कर लेते हैं क्या। प्लांट की सेल को, जब प्लांट की सेल को इन्होंने एग्जामिन किया तो देखा वो पतली लेयर नहीं पाई जाती है, उसकी जगह एक मोटी लेयर पाई जाती है। तो उसका नाम क्या है? सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना इज यूनिक कैरेक्टर है। प्लांट की सेल में सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर है। ये बात किसने बताई दुनिया को? तो आंसर देंगे किसने बताई? स्वान ने बताई। तब जब ये दोनों बातें इन्होंने पढ़ ली, एनिमल भी देख लिया, प्लांट भी देख लिया, तब इन्होंने क्या किया? हाइपोथेसिस दिया। और हाइपोथेसिस में कहे, हाइपोथेसिस मतलब हमारा मत क्या है, इस प्रकार की बात किए तो कहे कि चाहे प्लांट हो और चाहे क्या हो, प्लांट या एनिमल की बॉडी बनी होती है कंपोज्ड ऑफ क्या? सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये हाइपोथेसिस है कि प्लांट और एनिमल की बॉडी में ढेर सारी सेल होती हैं
और ढेर सारे प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये प्रोडक्ट क्या है? तो भाई सेल से जो मटेरियल निकलेगा वो सेल के बीच बीच में भरेगा, वो प्रोडक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। ये जानकारी किसको मिली? मैथियास स्लाइडेन। अब चूंकि देश एक ही है तो जानकारी हो ही जाएगी, पहले तो अलग अलग रहे। तो दोनों लोग मिल गए और कहा मिल के कोई सही बात बताते हैं। तो स्पेशल ये है कि मिल गए। कौन कौन? दो लोग मिल गए, एक स्लाइडेन और एक, दोनों लोग मिल के क्या कहे? दोनों लोग मिल गए तो फार्मूलेट किए सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी में कहे यही बात जो ऊपर लिखी है, बस कहा इसका नाम क्या? पहले हाइपोथेसिस थी, अब क्या कह दिया गया? उसको सेल थ्योरी कह दिया गया। और पूरी जब सब जगह मैगजीन में छपने लगी ये बात, तो बहुत सारे वैज्ञानिक इनसे क्वेश्चन पूछने लगे कि आपकी जो सेल थ्योरी है वो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बताओ ये सेल आई कहां से, बनती कैसे है? तो इसका कोई जवाब नहीं था। नई सेल कहां से बनती है इसका कोई भी जवाब न तो स्लाइडेन के पास था और ना ही क्या था, स्वान। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी सेल थ्योरी क्या नहीं बता पा रही थी? कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या हाउ न्यू सेल फॉर्म्ड, नई सेल कैसे बनती है? कहा हमें नहीं पता है। तो साइंस की दुनिया में होता यह है कि यदि कोई वैज्ञानिक कोई बात कहता है तो कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में होते हैं। समर्थन वाले लोग कह रहे थे इस बात को छोड़ो, कहां से बनी, ये बात तो सही है। और कुछ लोग नहीं, पहले ये तो पता चले कि सेल कहां से आई है, थ्योरी तो बाद में होगी। तो ये बहुत दिन तक चलता रहा। ये घटना कब की है? 1838, 39, 40 मान लीजिए। तो 15 साल बाद 1855 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम रुडोल्फ विर्को। उन्होंने दुनिया को बताया कि नई सेल कहां से बनती है। तो नई सेल कैसे बनती है, क्या होता है, ये काम किसका है? रुडोल्फ विर्को का। ध्यान से सुनिएगा, हाइपोथेसिस क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे? हैं? स्वान। लेकिन जैसे ही फार्मूलेट करेगा वैसे दोनों लोग आ जाएंगे और फार्मूलेट करेंगे तो थ्योरी दे देंगे। और थ्योरी की लाइन क्या है? प्लांट और एनिमल की बॉडी किसकी बनी है? सेल एंड प्रोडक्ट। यहाँ प्लांट एंड एनिमल लिखा है, यहाँ लिविंग नहीं लिखा है। अभी जब फाइनल सेल थ्योरी बनेगी इसको हटा दिया जाएगा और इसी जगह क्या लिख दिया जाएगा? लिविंग लिख दिया जाएगा। इतना लिखो पहले। अगले साइंटिस्ट, सन है 1855। साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्को। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने दुनिया के सामने दो बातें बताई। सबसे पहली बार क्या बताया कि सेल डिवाइड करती है। लोगों ने कहा ये कौन सी चीज है? तो कहा इसको ऐसे समझो कि मान लेते ये एक सेल है, ये डिवाइड कर जाएगी, दो सेल बन जाएंगे, फिर ये दोनों डिवाइड कर जाएंगे, फिर दो बन जाएंगे, ये दोनों डिवाइड कर जाएंगे, फिर दो बन जाएंगे, फिर ये डिवाइड कर जाएंगे, फिर दो, ऐसे बनती जाएंगे। तो कहा जो सेल डिवाइड करती है उससे नई सेल बनती है और सेल का वंश बढ़ता है। इसको हिंदी में कोशिका वंशावली कहते हैं और अंग्रेजी में सेल लिनिएज कहते हैं। तो ये क्या है? तो पहली बात तो ये बताई कि सेल डिवाइड करती है। लोगों ने पूछा कैसे? कहा देखो ऐसे डिवाइड करती है। और दूसरी बात यही एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन किया? कि जो नई सेल हैं वो बनती हैं कहां से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहा ये क्या है? तो देखो, कहा जैसे मान लेते हैं इस सेल को बनाना है तो वो यहां से बनेगी, इस सेल को बनाना है तो यहां से बनेगी, इस सेल को बनाना है तो यहां से बनेगी।
तो वैज्ञानिकों ने कहा फिर इस सेल को कौन बनाएगा, तो कहा उसके पहले वाली बनाएगी। ऐसे करते करते पहली सेल तक पहुंच जाओगे। तो पहली सेल कैसे बनेगी, तो कहा पहली सेल कैसे बनेगी हमें नहीं पता है, चले जाओ रूस, वहां मिलेंगे एआई ओपेरिन, उनसे पूछ लेना पहली कैसे बनी, और दूसरी कैसे बनी वो हम बता रहे हैं। पहली सेल कैसे बनी होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ से बनी होगी, और उसके बाद उसका डिवीजन हुआ होगा, तो फिर नई सेल बनती चली गई। नई सेल बनने के तरीके को क्या कहते हैं, सेल लिनिएज या कोंस्का वंशावली। तो इन्होंने क्या क्या दुनिया को बताया, तो पहली बात तो ये कहा कि सेल क्या करती है, डिवाइड, और दूसरी बात ये कहा कि नई सेल कहां से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसके लिए इन्होंने कहा क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किस वैज्ञानिक का कहा गया है, तो आंसर क्या देंगे, रुडोल्फ विर्को। फिर जब इनको ये बात पता चल गई तो इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, हाइपोथेसिस, मॉडिफाई हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी, जो किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान। तो मॉडिफाई करने के बाद किया क्या, तो फाइनल शेप दे दिया, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। तो जो थ्योरी आएगी उसको फाइनल सेल थ्योरी कहोगे, और फाइनल सेल थ्योरी के लिए एक नया शब्द है, सेल डॉक्ट्राइन। तो सेल डॉक्ट्राइन किसने दिया, तो फिर आंसर देंगे क्या, रुडोल्फ विर्को ने दिया। तो जब फाइनल सेल थ्योरी दिया तो उसमें कहा क्या, तो उसमें दो बातें कही, एक तो पुरानी बात, वही क्या, आल, अब देखो बदल दिया है, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो पुरानी कहानी, एक नई लाइन जोड़ दिया, ऑल सेल्स arise from pre-existing cell। इतना और लिख लो। फिर एक एक्सेप्शन आ गया, कौन कौन लोग हैं जो सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग जिनके पास सेल नहीं है, जैसे वायरस, वायरॉइड और क्या, प्रियन। वायरस, वायरॉइड और प्रियन, ये दोनों या तीनों नॉट फॉलोज सेल थ्योरी। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, सेल नहीं है, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, सब सेलुलर। नॉन सेलुलर कहो चाहे सब सेलुलर, सब सेलुलर यही शब्द एनसीईआरटी में लिखा है, सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोले एनसीईआरटी, ईयर कौन सा, 1838। साइंटिस्ट मैथियास स्लाइडेन, कौन, जर्मन बॉटनिस्ट। तो क्या एग्जामिन करेंगे, प्लांट को एग्जामिन करेंगे, और बताया क्या कि सभी प्लांट में क्या पाए जाते हैं,
डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, उसी से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। लगभग उसी समय साइंटिस्ट कौन से, थियोडोर स्वान। ईयर बदल गया कौन सा, 1839, जर्मन जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट है तो किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल की, और बताएंगे कि सेल में क्या पाई जाएगी, थिन आउटर लेयर। आज उसी का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इनका मन नहीं माना तो कहा लाओ प्लांट की स्टडी करते हैं। तो जब प्लांट की टिश्यू की स्टडी की तो इनको पता क्या चला, तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो, पूछी गई है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये किसका काम है, स्वान का। फिर इसका जो ऑब्जर्वेशन था उसी आधार पर इन्होंने क्या दिया, हाइपोथेसिस दिया, क्या कि बॉडी चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, क्या मिलेगा, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर दोनों लोग मिल गए, एक साथ आ गए, तो क्या करिए, फार्मुलेट कर दिए। ये थ्योरी क्या नहीं बता पा रही है, हाउ न्यू सेल फॉर्म्ड। फिर आए कौन, रुडोल्फ विर्को। कब आए, 1855। पहली बार दुनिया के सामने पहली बात ये बताए कि सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और दूसरी बात ये बताए कि न्यू सेल कहां से बनती है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसके लिए क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही का मतलब रुडोल्फ विर्को मॉडिफाई कर दिए, किसको, हाइपोथेसिस किसकी, स्लाइडेन और स्वान की। और क्या दे दिए, सेल थ्योरी को फाइनल शेप में पहुंचा दिए। तो फाइनली सेल थ्योरी में 2 लाइनें हैं। देखो यहाँ क्या लिखा था, प्लांट और एनिमल, और यहाँ क्या लिखा है, ऑल लिविंग। तो एक तो ये चेंज किया है थियोडोर स्वान ने। कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल यहाँ था, यहाँ भी लिखा। और एक नई लाइन और जोड़ दी, क्या, ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हेडिंग, ओवरव्यू ऑफ सेल। एक डायग्राम बना रहे हैं, बना डालिए। ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू का मतलब है ऊपर से मोटी मोटी बातें समझ लेना, डिटेल स्ट्रक्चर ना समझना। तो ओवरव्यू समझना है तो पहले ये तो पता चले कि कौन सी सेल समझेंगे। तो अगर एनिमल की सेल को समझना है और अगर प्लांट की सेल को समझना है तो कौन सी सेल ली जाएगी। तो टिपिकल प्लांट सेल कौन सी है, ओनियन पील सेल। टिपिकल शब्द का मतलब होता है ऐसी कोई भी सेल जिसमें सेल के बेसिक स्ट्रक्चर हो, जिसे किसी बच्चे को समझाना आसान हो। सेल पढ़ना है और आप आरबीसी पढ़ने लगे तो उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या समझाओगे। तो ऐसी कोई भी सेल जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर पाए जाएं वो टिपिकल सेल होती है। तो टिपिकल प्लांट सेल के नाम पर ओनियन पील सेल, प्याज की झिल्ली की जो सेल है, और टिपिकल एनिमल सेल तो चीक में इनर पार्ट की जो सेल है खुरच के निकाली जाए और वो देख ली जाए। तो टिपिकल एनिमल सेल और टिपिकल प्लांट सेल, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। एनिमल सेल कौन सी है, इनर चीक सेल, और प्लांट सेल ओनियन पील सेल। अब ये मान लेते हैं कि कोई एक एनिमल सेल है और ये मान लेते हैं कोई एक प्लांट सेल है। इसको माइक्रोस्कोप से बच्चों को दिखाएंगे और फिर देखिए क्या क्या है। तो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सबसे पहले ये पता चले कि बाहर की बाउंड्री किसकी बनी है, डिलिमिटिंग बाउंड्री। तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, और यही क्या है, यही इसकी डिलिमिटिंग बाउंड्री है, वही उसकी सीमा है। लेकिन जैसे ही प्लांट सेल में जाएंगे बदल जाएगा। बाहर क्या मिलेगा, सेल वॉल, आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग लेयर ऑफ प्लांट सेल। तो सवाल ये होगा फिर सेल मेम्ब्रेन कहाँ चली गई, तो कहा उसके नीचे है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है, इनर टू सेल वॉल। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मिलेगा क्या, तो कहोगे डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। डेंस का मतलब गाढ़ा, गहरा। जब आगे सेल की स्टडी करते तो ऑर्गेनेल के पर स्टेनिंग की जाती है तो इस पर गाढ़ा रंग चढ़ता है, इसी नाते इसका नाम क्या है, डेंस।
डेंस है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन ऐसे बनी हुई है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और उसी डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का नाम क्या कहा गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, क्या? डीएनए। तो फिर चूंकि क्लास 6, 7, 8 की बात है तो बच्चे पूछेंगे कि क्या डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस सभी सेल में पाया जाएगा? तो कहोगे नहीं, हो सकता है कि ये प्रेजेंट भी हो या हो सकता है ये एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो नाम यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा, और अगर एब्सेंट है तो नाम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने से पहले की सेल का नाम प्रोकैरियोटिक, और यू शब्द का मतलब होता है ट्रू, और कैरिया का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें असली न्यूक्लियस पाया जाए उसका नाम यूकैरियोटिक सेल होगा। फिर और ध्यान से, चूंकि माइक्रोस्कोप से देख ही रहे हैं तो पता चलेगा कि चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, और चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सेल के अंदर अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जो पूरे वॉल्यूम को भरे हुए है। उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम साइटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन तो ये है, किसमें पाया जाएगा? तो कहोगे प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसमें, यही किसी पर्टिकुलर सेल का मेन एरिना या मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। क्यों? किसी सेल को जीवित रखने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और जीवित रखने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी हिस्से में होती है। तो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, आंसर क्या? साइटोप्लाज्म। कौन सी जगह है जहां रिएक्शन होती है टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट? तो फिर आंसर क्या देंगे? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के 4 क्वेश्चन। क्या? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ये प्रो में भी है और यू में भी है, यही मेन एरिना है क्या? सेलुलर एक्टिविटी का, क्योंकि यही वो जगह है जहां सारी रिएक्शन होती हैं जो सेल को किस अवस्था में रखती हैं? लिविंग स्टेट में रखती हैं। फिर और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और भी हैं। न्यूक्लियस तो है ही, कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, तो उनका नाम क्या रखा गया? सेल ऑर्गेनेल। तो फिर बच्चे क्लास 6, 7 वाले पूछेंगे कि क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सब में पाई जाती है? तो फिर कहोगे ऐसा नहीं है, हो सकता है ये एब्सेंट हो तो प्रोकैरियोटिक सेल, और हो सकता है ये प्रेजेंट हो तो क्या? यूकैरियोटिक सेल। तो ओवरव्यू बिल्कुल क्लियर यहाँ तक कि टिपिकल प्लांट सेल कौन है, टिपिकल एनिमल सेल कौन है। प्लांट सेल कौन सी है? ओनियन पील। एनिमल सेल कौन सी है? ह्यूमन चीक के इनर सेल। एक क्वेश्चन, एनिमल सेल में बाहर की बाउंड्री कौन बनाएगा? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में बाहर की बाउंड्री सेल वाल, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, अंदर की तरफ है। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा, नाम न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए। डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर किसमें है और किसमें नहीं है? तो यूकैरियोटिक, नहीं तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है। फिर सवाल आया कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे प्रो हो चाहे यू हो, अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिला, नाम साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से जुड़े 4 क्वेश्चन, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है, ये वो जगह है, मेन एरिना है, और यही वो जगह है जहां सेल को जीवित रखने वाली रिएक्शन होती हैं। आखिरी सवाल, प्लांट और एनिमल सेल में डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मिला, नाम ऑर्गेनेल रखा गया, न्यूक्लियस रखा गया। कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मिले जिनका नाम ऑर्गेनेल रखा गया, ये है या नहीं? तो अगर है तो यूकैरियोटिक और नहीं तो प्रोकैरियोटिक। अब आखिरी सवाल, फिर बच्चे, छोटे बच्चे हैं क्लास 6, 7 वाले, कि क्या सेल ऑर्गेनेल सब एक जैसे होते हैं? क्या सारे सेल ऑर्गेनेल एक जैसे होते? कहोगे नहीं। तो पूछेगा कैसे नहीं होते हैं? क्या सब में मेम्ब्रेन नहीं होती है? क्योंकि हाँ, कुछ में मेम्ब्रेन होती है और कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऑर्गेनेल फिर 2 कैटेगरी के हो गए, जिसमें मेम्ब्रेन है और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है।
है तो अलग आंसर है, नहीं है तो अलग आंसर है। अब है तो फिर एक मेम्ब्रेन है कि दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन के अलग आंसर है, दो मेम्ब्रेन के अलग आंसर है, तो हमारे साथ लिखेंगे। सेल ऑर्गेनेल दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन ना हो। तो जिनमें मेम्ब्रेन ना हो वो कौन है? तो वो कई लोग हैं, जैसे सबसे बढ़िया नाम राइबोसोम। अगर आंसर ना मिले सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। अगर ये भी आंसर ना मिले तो न्यूक्लियोलस लगाइएगा। लेकिन जब ये दोनों ना मिले तब, और अगर ये भी ना मिले तो एक आंसर और लगा सकते हैं, ये दोनों तब लगाएंगे जब ये दोनों ना मिले। दूसरा होगा मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब जब मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करेंगे तो फिर दो कैटेगरी के हो जाएंगे। एक कौन सा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। बताओ सिंगल वाले में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम। दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या अपरेटस। तीसरा है लाइसोसोम। चौथा है वैक्यूल। और पांचवा है माइक्रो बॉडीज। एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के आखिरी में दो लाइनें लिखी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रो बॉडीज। अगर माइक्रो बॉडीज ना मिले तो इसके अंदर टाइप चले जाएंगे, ग्लाइऑक्सिसोम और पैराक्सिसोम। ये सब किस में चले गए बेटा? सिंगल में। तो फिर आ जाओ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में कौन कौन से नाम दोगे? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में सबसे पहला नाम दोगे न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकांड्रिया और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ना मिले तो प्लास्टिड। तो इतने क्वेश्चन याद रखोगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड जिसमें मेम्ब्रेन ना हो, फिर जब होगी तो या तो सिंगल या तो डबल। अब यहां से कुछ सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सभी सेल में पाया जाएगा? सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल। ऑल का मतलब प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट, एनिमल, सब में। तो आंसर देंगे राइबोसोम, पहला सवाल। अब राइबोसोम जब सब में पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में। तो किसी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता कहां है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है या सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में आ जाओ, यूकैरियोटिक में कहां होता है? तो यूकैरियोटिक में 4 जगह पाया जाएगा। देखो कहां कहां मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म पर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
ये कई और जगह जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस, इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पर भी मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। तो यूकैरियोटिक सेल में तो कई जगह मिल गया। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में 4 क्वेश्चन हैं। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सभी सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में सिर्फ 2 जगह है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट में कई जगह हैं, लिख डालो। साइड से लिखेंगे राइबोसोम। और इसके क्वेश्चन, पहला सवाल है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। दूसरा सवाल है प्रेजेंट इन ऑल सेल। और जब ऑल कह दिया है तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों आ गए। अब जब दोनों आ गए तो ये बताना पड़ेगा कि कहां है। तो प्रोकैरियोट में कहां मिलेगा, तो कहोगे एट साइटो प्लाज्म एंड कहां, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, 2 जगह पाया जाएगा। लेकिन जब हम यूकैरियोट में जाएंगे तो बड़ी रेंज है। यूकैरियोटिक सेल में कहां होगा, तो साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इनसाइड टू 2 ऑर्गेनेल के अंदर मिलेगा। किसके किसके अंदर मिलेगा, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। बस फर्क ये है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये केवल प्लांट में होगा। और कहां पाया जाएगा, ओवर रफ या ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पेशली RER रफ एंडोप्लाज्मिक। और कहां पाया जाएगा, ओवर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां बड़ी रेंज है कि राइबोसोम कहां है। तो फिर आप पूछो कि पूछ किस में रहे हो, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में कि प्लांट में कि एनिमल में। प्लांट में कहां 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 मिलेगा, तो प्लांट सेल में देखो कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में मिलेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी मिलेगा। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो बस क्लोरोप्लास्ट हटा दीजिएगा, बाकी सब जगह मिलेगा। तो जैसे आप राइबोसोम की कहानी छोटे बच्चे को सुनाएंगे, वैसे सवाल आएगा कि क्या राइबोसोम एकमात्र नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो कहोगे नहीं, राइबोसोम है, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जैसे सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ये भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। किसमें पाया जाएगा, एनिमल में मिलेगा। तो किसमें नहीं पाया जाएगा, है प्लांट में नहीं मिलेगा। तो क्या प्रोकैरियोट में मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी नहीं मिलेगा। ये स्ट्रक्चर अभी आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। बढ़ाएं आगे। यही लिख लेते हैं, सेंट्रियोल ना मिले तो सेंट्रोसोम भी कह सकते हो। क्या अंतर होता है वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में।
ये भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। बस एक स्पेशल याद रखिएगा शब्द ऑलमोस्ट। अभी आगे जब सेंट्रियोल पढ़ाएंगे वहां लिखा है सभी प्लांट सेल में एब्सेंट नहीं होते हैं, लगभग लगभग सभी में एब्सेंट होते हैं। तो यहां ऑलमोस्ट होना चाहिए, ऑल नहीं होना चाहिए। किसमें इन्वॉल्व है, फॉर सेल डिवीजन। तो फिर सवाल है कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट में है एनिमल में नहीं है। क्वेश्चन सुन के जवाब दो, पहले ना आंसर दे दो। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट में है एनिमल में नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट। अगर वो ना मिले तो ये लगा देंगे, अगर वो ना मिले तो ग्लाइऑक्सीसोम लगाइएगा। और कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनिमल में है प्लांट में नहीं है, तो आंसर क्या देंगे, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल। सबसे बड़ा कौन है, वैक्यूल। लेकिन अगर वो एनिमल सेल है तो वैक्यूल तो वहां होती नहीं है, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल के दो आंसर हैं, या तो वैक्यूल या तो न्यूक्लियस। लिखाएं, यहां तक हो गया, लिखे तो लिखो भाई। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या दे दोगे, राइबोसोम। तो सबसे बड़ा इसका आंसर देने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। दो आंसर मिलेंगे, या तो क्या मिलेगा, वैक्यूल, और नहीं तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन में अगर कहीं प्लांट लिखा मिल गया तो आंसर वैक्यूल कर दीजिएगा। ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल बट एब्सेंट इन प्लांट। बताओ, तो आंसर देंगे सेंट्रियोल। कहानी पलट के लिखी जाए, ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल बट, एनिमल कौन सा, एनिमल सेल है, बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो क्या बताओगे, तो क्लोरोप्लास्ट। उल्टा, अच्छा उल्टा हो गया, प्रेजेंट। रुको रुको, सही करते हैं भाई, इसको यही बदल देते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो क्लोरोप्लास्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको नहीं मानते हैं, ट्रू ऑर्गेनेल। कौन सा सच्चा ऑर्गेनेल नहीं है, आंसर देंगे राइबोसोम। क्यों, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है,
इसी नाते यह सी असली ऑर्गेनेल नहीं है। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए पाया जाएगा? आंसर तड़ से देते हो, पहले सोचो। आया हुआ सवाल है ऑर्गेनेल विदाउट डीएनए, तो विदाउट डीएनए वाला तो बाद में, पहले विद डीएनए वाला बताओ। ऐसे ही मुंह फैलाओगे एग्जाम में। ऑर्गेनेल विद डीएनए, अरे सबसे पहले न्यूक्लियस बताओगे, इसको छोड़ दोगे? हाँ, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर लगाएंगे क्या? क्लोरोप्लास्ट। है क्या? जेनेटिक मटेरियल ने डीएनए लिखा है स्पष्ट। ऑर्गेनेल विद आरएनए, तो जैसे आरएनए कहेगा एक और बढ़ जाएगा। ये सब तो रहेंगे ही। न्यूक्लियस में डीएनए, न्यूक्लियस में आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियम आरएनए, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में आरएनए, राइबोसोम बढ़ जाएगा, क्योंकि राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए का ही तो बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए का। तो ऑर्गेनेल विद आरएनए आ गया, एक और बढ़ जाएगा। ऑर्गेनेल विद मैक्सिमम एंजाइम। लाइसोसोम सोच रहे हो, लेकिन गलत है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा एक्टिविटी कहीं होती है। 10 स्टेप तो उसके होंगे, 10-15 क्रेब साइकिल के, और 10-15 होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। हर जगह तो एंजाइम लगा है वहां। तीन स्पेशल सवाल। ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल। खत्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? जब साइटोप्लाज्म समझ में ना आए तो प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। ऐसा है। साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लास्ट क्या है? ये तीन अलग अलग शब्द हैं। यहां तक हो गया? लिख लिया? जरा इधर देखो बेटा। ये मान लेते हैं कि कोई सेल है और सेल में नाम लिख लेते हैं। ये है सेल वॉल। अभी लिखो नहीं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या, यही लिख लेते हैं। क्या है? तो अभी बताया क्या है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन सेल। किसी सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म को किसके साथ ले लिया जाए, साइटोप्लाज्म को किसके साथ ले लिया जाए? न्यूक्लियस के साथ ले लिया जाए, तो इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस। अभी लिखो नहीं, सुन लो पहले। साइट
प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म एक साथ ले लिया जाए तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लास्ट बनेगा। अब प्रोटोप्लास्ट है क्या? तो कहोगे जब प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या ले लिया जाए, तो ये वास्तव में प्रोटोप्लाज्म है, बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी तो कह सकते हो कि सेल वॉल हटा दो, जो बचे वो क्या है? सेल वॉल हटा दो, जो बचा क्या है? आया हुआ सवाल है, ये क्या है? तो कहोगे प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। सुन लीजिए फिर लिखिए, साइटोप्लाज्म क्या है? तो रियल चीज यही है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड सेल या लिविंग मटेरियल इनसाइड सेल कह सकते हो। इसके साथ क्या इंक्लूड कर लो? न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म एलॉन्ग विद द न्यूक्लियस। जब कभी प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या ले लो? सेल मेम्ब्रेन, तो तुरंत क्या बनेगा? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की दो डिफिनेशन, ये प्रोटोप्लाज्म है बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, या ये भी तो कह सकते हो कि प्लांट सेल में से क्या हटा दो? सेल वॉल, जो बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट। बनाओ। बढ़े आगे। चलिए लिखिए साइज ऑफ सेल। और कुछ डाटा लिखना है, लिख डालिए। जैसे PPO क्या फुल फॉर्म मिलेगा? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज कितना है? 0.1 किलोमीटर। हाँ भाई, माइक्रोमीटर। दूसरा माइको प्लाज्मा 0.3, देख लो। माइक्रोमीटर। तीसरा बैक्टीरिया 3 से 5, लिख लो, माइक्रोमीटर। चौथा टिपिकल बैक्टीरिया एक, चाहे टिपिकल बैक्टीरिया कहे तो कितना? 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर टिपिकल बैक्टीरिया ना मिले तो ये मिल जाएगा, टिपिकल प्रोकैरियोटिक। बात तो एक ही है। पांचवा टिपिकल यूकैरियोटिक। कितना? 10 से 12 नहीं, 10 से 20 है किलोमीटर। छठा ह्यूमन आरबीसी 7.0 माइक्रोमीटर। बस साइज तो इतने ही दिए ना। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। अगर इस डाटा पर नजर डाली जाए तो सबसे छोटी सेल तो स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी में तो यहां ये लिखा है, ये तभी तक लिखा है जब तक ये नहीं लिखा है। तो इसका आंसर 2 है, एक है PPLO और एक है माइको प्लाज्मा। तो लार्जेस्ट सेल तो कहोगे एग ऑफ ऑस्ट्रिच।
longest cell in human, तो नर्व सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल प्लांट, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। आओ तो आंसर देंगे फ्लोयम फाइबर, फ्लोयम फाइबर या बास्ट फाइबर भी कहते हैं। सब रटने वाले सवाल हैं। बस 5 मिनट और रुक जाओ, जहां इतनी देर रुके हो। शुरू करें। तो शेप साइज हो गया है, तो शेप लिख लेते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम बना, उसमें शेप भी दिए हुए हैं। हाँ लिख लो लिख लो। आरबीसी का शेप कैसा है? राउंडेड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी का अमीबॉयड, नहीं तो इरेगुलर लगाइएगा। तीसरा कलमनर सेल का लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल का ब्रांच एंड लॉन्ग, और ट्रैकीड का इलांगेटेड। इतने शेप लिखे हैं। शेप अलग अलग क्यों हैं? सबके फंक्शन अलग अलग है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से है। लिखो शेप ऑफ सेल, वेरी करेगा ऑन बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे बस कुछ शेप लिख लेने आपको। आरबीसी का बताओ, बताओ भाई। राउंडेड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी का बताओ। अमीबॉयड। कलमनर सेल का बताओ। लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल का बताओ। ब्रांच एंड क्या लॉन्ग। मीजोफिल का बताओ। राउंड एंड ओवल लिखा होगा। और कीड बताओ। इलांगेटेड। सब रटने वाला। ये ओवरव्यू कंप्लीट। हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें केवल इंट्रोडक्शन उसका पढ़े थे, तो वो भी पढ़ लेते हैं, तभी एनसीईआरटी देखते हैं। 4 लाइनें केवल बस। ओवरव्यू जब कंप्लीट हुआ है तो प्रोकैरियोटिक सेल हेडिंग पढ़ी है, उसमें 3-4 लाइनें लिखी इंट्रोडक्शन में। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चरल डिटेल अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे। यहां तक बिल्कुल सही है। तो हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक सेल, उससे जुड़े 4 क्वेश्चन वो सुन लीजिए, फिर एनसीईआरटी ओपन करते हैं, उसको फिर से पढ़ लेते हैं। ये सब डाटा एनसीईआरटी में लिखा भी दिखाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है ब्रांच। सेल में ब्रांचिंग बड़ी बात है। सेल में ब्रांचिंग, ब्रांच्ड सेल कौन सी है? नर्व सेल।
चलिए हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, पहला सवाल है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आते कौन कौन लोग हैं। तो इसमें कई लोग आएंगे। सबसे पहले तो इसमें बैक्टीरिया आएगा, इसमें साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, इसमें पीपी एलो और माइको प्लाज्मा। पीपी एलो का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल की जब यूकैरियोटिक सेल से तुलना करोगे तो बहुत सारे कंपेयर हैं। जैसे पीछे पढ़ के आए हैं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, यूकैरियोटिक में है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम नहीं है, यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम है। बहुत सारे, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यूकैरियोटिक में है। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे चेंजेज हैं। तो फिर भी एक चेंज यहाँ लिखा है, प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है। किससे? यूकैरियोटिक। जिस सेल का साइज छोटा होता है वो जल्दी डिवाइड करती है, और जिस सेल का साइज बड़ा होता है वो देर में डिवाइड करती है। तो अंतर बहुत है, लेकिन लिखा है क्या? ये स्मॉल सेल है। स्मॉल सेल इसी नाते रैपिडली मल्टीप्लाई करेगी। किससे? देन यूकैरियोटिक सेल। इधर लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर लिख लेंगे अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो चार तो लिख ही लेंगे। जैसे बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे। यहां क्या क्या नहीं है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, क्रोमोसोम नहीं, वहां सब है। यहां एब्सेंस है कई चीजों का, जैसे न्यूक्लियस का, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और क्रोमोसोम, ये सब यहां एब्सेंट है। और ये सब यहां क्या होंगे? यहां प्रेजेंस है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का, और क्रोमोसोम का। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और अंतर है, जैसे मान लेते कि कोई ये सेल है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है, तो इसका देखो फर्क क्या पड़ा है। यदि ऑर्गेनेल होंगे तो अंदर का जो एरिया है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बट गया है। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोकैरियोट में होगा कि यूकैरियोट में? यूकैरियोट की पहचान है इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, जबकि यहां नहीं होगा। तो दूसरा लिखो,
नो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, जबकि यहां है इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, बस कुछ यहां लिखा है और कुछ यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत में लिखा है, तो हम कंपेयर यही दिखाई दे रहे हैं। लास्ट लाइन, एनसीईआरटी में लिखा है बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप हैं। कौन कौन से? वही 4 शेप, या तो स्फेरिकल शेप, या तो रॉड शेप, तो कामा शेप, या तो स्पाइरल। उसको यहाँ लिखने का कोई पर्पज हमको अभी तक समझ में आया नहीं। जब बैक्टीरिया पढ़ाते डिटेल में तो वही बताते। एक लाइन और लिख लीजिए बस। बैक्टीरिया में 4 बेसिक शेप हैं। तो 4 बेसिक शेप हैं कौन से? तो स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कामा शेप, स्पाइरल शेप। बस नाम बता दें। स्फेरिकल शेप को क्या कहते हैं? कॉकस। रॉड शेप को कामा शेप को, और स्फेरिकल शेप को, स्पाइरल शेप को एनसीईआरटी खोल लीजिए, उससे एक बार पढ़ लेते हैं। घर जाकर के एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल गई है, उससे क्वेश्चन लगा डालिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर पर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सब पढ़ेंगे। फिम्बरी है, फ्लैजिला है, सेलवाल है, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह, प्लाज्मिड है, बहुत कुछ उसमें पढ़ना है। फिर यूकैरियोटिक सेल शुरू करेंगे, उसमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह है। चलें, एनसीईआरटी ओपन करें, जूता मोजा ना बांधें। हाँ, खिलाओ, पहले सब पैक वैक कर लेते हैं, भागने में मदद मिलेगी। कह रहा जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पता नहीं कब पहले पढ़ाए थे, क्या कि ओनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल जब माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे थे, तो कह रहा लाओ इसको दोबारा पढ़ लिया जाए। क्या कि जो ओनियन सेल है, ये देखो हाईलाइट कर लो, क्या है? टिपिकल प्लांट सेल। और इसमें स्पष्ट क्या मिलेगी? सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री या लिमिटिंग लेयर, उसके नीचे क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ह्यूमन चीक में जाओगे तो जो आउटर मेम्ब्रेन ही है वही उसकी क्या है? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर या आउटर बाउंड्री है। कह रहा ईच सेल, यहाँ प्लांट एनिमल की बात कर रहा है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नाम बदल के क्या रखा गया? न्यूक्लियस। उसमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। उसमें क्या मिलेगा? जेनेटिक मटीरियल। कौन सा? डीएनए। सेल जिसमें क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, उसका नाम क्या रखोगे? और जिसमें नहीं होगा उसका नाम क्या रखोगे? प्रोकैरियोटिक। चाहे प्रो हो चाहे यू हो, क्या मिलेगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स
कहोगे क्या? साइटोप्लाज्म। देखो लिखा है ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये मेन एरिना है किसका? सेलुलर एक्टिविटी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। क्यों? बहुत सारे रिएक्शन यही होती हैं, काहे के लिए? टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। कह रहा न्यूक्लियस के अतिरिक्त क्या यूकैरियोटिक सेल में कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, नाम ऑर्गेनेल। जैसे नाम दिए हैं, ईआर है, गाल्जी है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल। कह रहा है ये सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? नहीं होते हैं। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन है। कहाँ पाया जाएगा? आल सेल। आल का मतलब यूकैरियोटिक भी और प्रोकैरियोटिक। कह रहा है विद इन द सेल राइबोसोम मिलेगा कहाँ? तो लिखा है नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही केवल नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो अंदर मिलेगा, दो ऑर्गेनेल के अंदर। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्लांट एनिमल दोनों में। और कहाँ मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। एनिमल में जाओगे तो एक और मिल गया, नाम क्या है? सेंट्रोसोम। काम क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिफर करेंगे साइज में, शेप में, एक्टिविटी में। जैसे माइकोप्लाज्मा को ही क्या कहा है? स्मॉलेस्ट सेल। साइज कितना है? 0.3 नैनोमीटर। बहुत जल्दी गलती होगी, नैनोमीटर नहीं है, माइक्रोमीटर है। जबकि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? 3 से 5। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी में आओगे, ह्यूमन में आओगे तो आरबीसी कितना? 7.0। लेकिन नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट। सेल वेरी करेंगे शेप में, कैसी पता नहीं, डिस्क से, पॉलीगोनल, कलमनर, क्यूबॉइडल, दुनिया भर के नाम है, या इरेगुलर। शेप का आधार क्या होगा? तो क्या आधार होगा? फंक्शन। डायग्राम देखो, आरबीसी के नीचे लिखा है राउंडेड बाई कॉन्केव, डब्ल्यूबीसी के नीचे, कलमनर के नीचे लॉन्ग एंड नैरो, नर्व के नीचे, ट्रैकीड के नीचे, और मीजोफिल के नीचे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लूरीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। फुल फॉर्म यहाँ लिखा है। ये सामान्यतया क्या होते हैं? छोटे, लेकिन मल्टीप्लाई रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। इनके शेप और साइज में बहुत वेरिएशन है। कितने? 4, 6। किसके? बैक्टीरिया। बेसिलस रॉड, कॉकस स्फेरिकल, वाइब्रियो कामा, और स्पाइरलम स्पाइरल। यहाँ तक पढ़ाया है। अगले लेक्चर पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस आज इतना ही।